चार राज्यों के विधानसभा चुनाव जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने विवादित बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल देने जा रहे हैं इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ में अमित शाह के साथ साथ मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 6 बार के विधायक ने कर दिया है बगावत। बताएंगे हरियाणा चुनावी राज्य से बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सैनी समाज के लोगों ने ही जोरदार तरीके से विरोध करके भगाया है। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार का जोरदार तरीके की विरोध की खबर सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चारों राज्यों के चुनाव में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हरियाणा किसान जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी में कई साल बिताने वाले कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के द्वारा पहले तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया गया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही पूर्व नेता की ओर से विवादित बयान दिया गया है। आपको बता दें कि अभी बीजेपी में मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी के नेता को लेकर विवादित बयान दिया है। दोस्तों बिट्टू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताया है। केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के बांटने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोस्तों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो शैडो प्राइम मिनिस्टर भी है, किसी भी वक्त देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनको लेकर इस तरीके के अभद्र और दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल एक सांसद एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती है, तो साफ तौर पर माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर इस तरीके का बयान दिलवाया गया है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर मूक समर्थन माना जाएगा। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती तो फिर कांग्रेस पार्टी को भारत के न्यायपालिका का रास्ता अपनाना चाहिए। जो भी आपकी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने अचानक से एक बड़ा ऐलान रविवार को बीते दिन किया है। दोस्तों पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यालय पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। उनकी इस घोषणा ने सबको चौंका दिया है दोस्तों। हालांकि सूत्रों की माने तो केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान अचानक नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने जेल में ही पद छोड़ने का फैसला कर लिया था। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला लिया था और पद छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि जेल में रहते हुए वह इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि बाहर आकर ही रिजाइन करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने वाला है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि हरियाणा के रहने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को आगे कर देंगे तो हरियाणा में कुछ सीटें और मिल जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अलायंस नहीं किया, इससे आम आदमी पार्टी के लिए जीतने की संभावनाएं और ज्यादा कम हो गई है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 6 महीनों के अंदर तो अब तो इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। क्या रिजाइन देना एक रिस्की काम होगा या फिर सही होगा, लोगों का सिंपैथी मिल सकता है? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में फूट ढूंढ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा खड्डा तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही दोस्तों। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से 6 बार के भारतीय जनता पार्टी विधायक अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है दोस्तों। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के कराए काम उन्होंने गिनवाए हैं। विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, मेरी सीनियरिटी के आधार पर मुझे मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी करनी चाहिए और मैं दावेदारी पेश भी कर रहा हूं। पार्टी बनाती है नहीं बनाती है उनका फैसला है। विज ने इससे पहले गुरुग्राम में सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर भी सीएम के पद के लिए दावेदारी पेश करने पर भी बयान दिया था दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में कोई एक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है दोस्तों। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के विधायक और अंबाला कैंट के नेता ने अमित शाह को चुनौती दे दी है दोस्तों। इससे पहले भी जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने ही किया था। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बवाल और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, तो अपनी राय जो लेकर जाएगा। साथ हरियाणा के नारनौल के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आज उनके ही समाज की ओर से जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा दोस्तों। नायब सिंह सैनी यहां पर सैनी सभा द्वारा उतारी गई निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय सैनी को मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सभा में कोई भी फैसला नहीं लिया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री को निराश होकर लौटना पड़ा। सैनी की मौजूदगी में लोगों ने अपने प्रत्याशी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। सीएम ने बाहर निकलकर मीडिया से भी बात नहीं की और लौट गए। नारनौल विधानसभा क्षेत्र से सैनी समाज की भारतीय सैनी बीजेपी की टिकट की दावेदार थी, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो नाराज हो गई। इसके बाद सैनी समाज की ओर से भारतीय सैनी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है दोस्तों। जोरदार तरीके से उनको समर्थन भी मिल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री का और ज्यादा विरोध की खबर सामने आ सकती है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के बीच में लोगों ने नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है दोस्तों। प्रचार के दौरान हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी और विधायक विनोद भयाना और बरवाला से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार राम निवास का विरोध देखा गया है दोस्तों। ग्रामीणों ने घेर कर समस्याएं सुनाई है। आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक विनोद भयाना से किसानों ने शिवकरण को गोली मार
करने के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वोट मत देना, यानी दोस्तों सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक को उकलाना के अंदर भी लोगों ने घेरा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के लोगों को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटा सा सवाल उनसे पूछ लिया जाता है किसानों से जुड़ा हुआ, तो उसका जवाब देने की जगह ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देना तो मत दो। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर बीजेपी के नेताओं का अहंकार चला गया है दोस्तों, कि अब वो किसानों के वोट भी नहीं मांगना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं इसी अहंकार के कारण इस बार हरियाणा के किसान बताएंगे कि असली वोटर कौन है, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों करनाल पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अनिल विज के सीएम बनने का दावा करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कार्यकर्ता के नाते उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो नायब सिंह सैनी है। कुल मिलाकर दोस्तों केंद्रीय मंत्रियों के पास भी कोई जवाब नहीं है, तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि कार्यकर्ता के तौर पर कहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने साफ कहा था कि वो 6 बार के विधायक के सबसे सीनियर नेता है और इसीलिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग चाहे मामले पर कितनी भी आनाकानी कर ले दोस्तों, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में जमकर कलेश देखने को मिल रहा है। साथ साथ नितिन गडकरी ने भी इनडायरेक्ट तरीके से अमित शाह को चैलेंज कर दिया है दोस्तों, और अमित शाह को चेतावनी भी दे दी है। आपको बता दें कि अमित शाह को इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाने की मांग की गई है महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी ने दावा किया है कि उनको विपक्ष की ओर से ऑफर मिला था प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ये बयान जो दे रहे इसके बहुत मायने हैं और महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक खबर ये भी चली थी कि नितिन गडकरी को राज्य में भेजा जाएगा। उनको इतने बड़े नेता होने के बावजूद केवल एक मंत्रालय देकर भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर रखा है, जबकि मोदी, अमित शाह और मोदी के करीबी नेताओं के पास बड़े बड़े कैबिनेट के पोस्ट हैं दोस्तों, और पार्टी संगठन में भी बड़े बड़े पदों पर बीजेपी और खासकर मोदी शाह के आसपास के लोग हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी की ओर से ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी भेजी गई है अमित शाह को, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आजकल झारखंड में प्रचार करने के लिए ज्यादा जा रहे हैं दोस्तों। झारखंड में इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद जम्मू कश्मीर और हरियाणा में प्रचार करने की जगह झारखंड में फोकस कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कहीं पर वो लड़ाई में आ सकते हैं तो झारखंड है, बाकी तो उनके हाथ पूरा मैच निकल चुका है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। नरेंद्र मोदी झारखंड में कह रहे थे कि बारिश कितनी भी तेज क्यों ना हो, रुकावट कितनी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, आपसे अलग नहीं, हमको ये सब चीजें कर सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि एक बार मणिपुर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करिए, मणिपुर जाइए, लोगों से कहिए ये बातें। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर आएगा। दोहरे मापदंड को लेकर ये बड़ा एक्सपोज है। साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर घबरा गई है, ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 बड़े फैक्टर है जिसके कारण पार्टी को कुछ चिंताएं सामने आ रही है दोस्तों। वोटों के ध्रुवीकरण का कांग्रेस पार्टी को डर सता रहा है। आपको बता दें कि मीडिया में दावा किया गया है कि क्योंकि राज्य के अंदर आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है, इसके कारण काफी वोट डिवाइड हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आम आदमी पार्टी की ओर से जोरदार प्रचार किया जाता है तो कुछ एक पॉकेट में कांग्रेस पार्टी के वोटों में सेंध लग सकती है, और इसी तरीके से कई निर्दलियों के चुनाव लड़ने के कारण खेल बिगड़ सकता है। यही बड़ा कारण है कि 3 नेताओं को बड़ी नियुक्ति दी गई है, जिसमें अजय माकन और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ प्रताप सिंह बाजवा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखे कि वोट ज्यादा डिवाइड ना हो और पार्टी हर स्थिति में चुनाव जीते बड़े अंतर से। अगर आप भी मानते दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने समय रहते ये बड़ा कदम उठाया है, इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा पार्टी को कंसोलिडेट करने के लिए, वोटों को डिवाइड होने से बचाने के लिए, तो अपनी राय जुली कथा के साथ साथ हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना के अंदर हांसी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी का जमकर विरोध हो रहा है दोस्तों। उकलाना के कंडूल और प्रभुवाला गांव में अनूप धानक को गुस्से का सामना करना पड़ा। 10 साल से उकलाना के विधायक है, ऐसे में लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, 10 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो जवाब देने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता। इसी तरीके से और भी कई जगह विरोध की खबरें सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आती है दोस्तों। साथ साथ कुरुक्षेत्र के जिला पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर है। पुलिस के अधीक्षक कुरुक्षेत्र के अंदर बताते हैं कि चुनाव के मद्देनजर थाना अलर्ट पर रखा गया है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीम और सीआईएसएफ के जवान की टुकड़ी आम नागरिकों को शांति, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहयोग करने के लिए अपील कर रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर शिमला के मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी अपडेट है। अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो हिंसा की आड़ में पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली क्षेत्र में एक मस्जिद के विवादित हिस्से अवैध हिस्से को गिराने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं, पूर्व पार्षदों और पंचायत प्रमुखों सहित 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। प्रदर्शनकारियों की 11 सितंबर को सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया और पत्थरबाजी की, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और लाठियां बरसाई गई है दोस्तों। इस झड़प में पुलिस और महिला समेत करीब 10 लोग घायल हो गए। शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने यह जानकारी दी है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टिकट कटने से नाराज रामविलास शर्मा से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। कहा आप नेताओं की भाजपा में बड़ी भूमिका है। दरअसल दोस्तों रामविलास शर्मा को पहले केंद्रीय मंत्री मनाने के लिए गए, फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनाने के लिए गए, अब मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है मनाने के लिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी केवल मनाने का काम करते रह जाएंगे, प्रचार प्रसार तो कर ही नहीं पाएंगे। सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माननीय पंडित रामविलास शर्मा जी हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश स्तंभ
है उनका अनुकरणीय राजनीतिक आचरण एक मिसाल है और आपसे सदैव हमने राजनीतिक शिक्षा ली है। आज रामविलास शर्मा जी से आत्मीय मुलाकात की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सारे वरिष्ठ नेताओं का वही हाल किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं के साथ किया था। आप लोग को याद होगा कि मार्गदर्शक मंडल बनाकर नेताओं को उस मंडल में डाल दिया था जिसकी कोई भूमिका ही नहीं है, यानी साइडलाइन करने का एक तरीका ढूंढा गया था। इसी तरीके से रामविलास शर्मा को भी अब कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है। दोस्तों साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया आईटी सेल की ओर से कारपेट बॉम्बिंग की जा सकती है। दोस्तों यानी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ा मुहिम चलाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अगर कोई विपक्ष की सरकार है तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली सरकार है दोस्तों, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाकर ऐसा कर सकती है। मीडिया में दावे सामने आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर थोड़ा सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ दोस्तों संजय कुमार सीएसडीएस के स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हरियाणा के अंदर आज की डेट में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है राहुल गांधी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी के कारण अब लोग वोट नहीं डालते बल्कि राहुल गांधी के कहने पर लोग वोट डाल रहे हैं और राहुल गांधी में लोगों को एक उम्मीद दिखाई दे रही है। सीएसडीएस के संजय कुमार की ओर से दिया गया बयान तो अब जनता के बीच में कॉमन सेंस बन गया है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सर्वमान्य नेता नहीं है तो फिर देश के अंदर क्या ही होंगे। साथ साथ दोस्तों कई सारे लोगों का यह मानना है कि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सीमांचल के अंदर मुस्लिम वोटों को काटा जाए और अन्य क्षेत्र के अंदर दलित आदिवासी वोटों को डिवाइड किया जाए और ओबीसी वोट भी सेंधमारी की जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। हालांकि दोस्तों प्रशांत किशोर की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो किसी का मुखपत्र नहीं है, किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर 1 घंटे में शराब प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के अंदर यह वीडियो शेयर किया गया। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर को जमकर प्रमोट कर रहा है आरएसएस का मुखपत्र। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो अब साफ संकेत मिलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारों पर प्रशांत किशोर को बिहार में एक्टिव किया गया है। दोस्तों जैसे जैसे प्रशांत किशोर कैंपेन करेंगे वैसे वैसे ज्यादातर मुस्लिम आबादी को अपने साथ में लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को पैसा इतने करोड़ रुपए कहां से मिल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक तो वो नहीं दे पाए और आने वाले दिनों के अंदर भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुफ्त में तो कोई किसी को पैसा देता नहीं है। दोस्तों प्रशांत किशोर को अगर हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, मंडप लगा रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगा रहे हैं, हॉल बुक कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला लेकर जाते हैं, इन सब में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। फिर वो करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं ये अगर वो नहीं बता रहे तो इसका साफ मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर और बिहार में आरएसएस का प्रोजेक्ट प्रशांत किशोर लगातार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आरएसएस के प्रोजेक्ट है प्रशांत किशोर? साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा गया कि आज मोदी जी ने सेना जमीन पर बड़े गर्व से झूठ पर झूठ बोल गए। सेना के कब्जे वाली जमीन को जयंत कार्नड और हिमांशु मेहता अधिवक्ता के द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर हथिया लिया गया, यानी सेना की जमीन हथियाने का आरोप हेमंत सोरेन पर लगाया गया था। नरेंद्र मोदी के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर बता दिया है कि एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि हेमंत सोरेन ने कहीं कोई जमीन ली थी और कहीं कोई जमीन कब्जाई थी। दोस्तों फिर 2019 में 14 लोगों को बेच दिया गया जमीन, 2 लोगों ने खरीदा था, जयंत और हिमांशु मेहता ने। इसके एवज में हिमांशु मेहता को 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। ये सब हम नहीं, ईडी वाले कह रहे। 2018-19 में सरकार किसकी थी ये सवाल पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी की हाथी उड़ाओ सरकार जिसमें बीजेपी के प्यारे हिमांशु मेहता एएजी थे, यानी सरकारी वकील थे भारतीय जनता पार्टी। जब ये बात जांच में आ ही गई है, ईडी सब जानकर भी जयंत कर्नाड और हिमांशु मेहता पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि उस समय भी जमीन सेना के कब्जे में था तो जमीन की इतनी सारी रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा बीजेपी में लगातार भगदड़ जारी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखिंदर सिंह मांडी और बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश गुप्ता हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। साथ साथ देश के वित्त मंत्री को लेकर लोगों में एक जबरदस्त तरीके का गुस्सा देखने को मिलता है। दोस्तों हाल फिलहाल में एक वीडियो सामने आती जिसमें निर्मला सीतारमण से पहले सवाल पूछे गए थे, बाद में उसी व्यापारी से माफी मंगवाया गया था। दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता ने वो वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर डाला था, दोस्तों तमिलनाडु बीजेपी के मेन सोशल मीडिया हैंडल पर उसको ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि वित्त मंत्री को पोस्ट से हटाया जाना चाहिए था। यानी एक वित्त मंत्री जो इतने ज्यादा अहंकारी है कि उनको लेकर जब सवाल पूछे गए, उनकी पॉलिसी पर सवाल पूछे गए, तो फिर उस व्यापारी को वापस से दूसरी बार बुलाया गया और उससे माफी मंगवाई गई है। दोस्तों ये साफ तौर पर एक व्यापारी को टॉर्चर करने का मामला है और ऐसे में वित्त मंत्री को या तो सफाई देनी चाहिए वरना उनको इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ना कहीं वित्त मंत्री को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके का नेगेटिव इमेज है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वीडियो बनाने वाले नहीं बल्कि वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को नोएडा डीएम के सोशल मीडिया हैंडल से अपशब्द कहने वाला गिरफ्तार किया गया है। सोहन सिंह उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के संविदा कर्मचारी निकले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इंटरव्यू पर सुप्रिया श्रीनेट की ओर से टिप्पणियां की जा रही थी। इस पर नोएडा डीएम की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा गया। दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बाद में लोगों ने डीएम से सवाल पूछे तो डीएम ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और इसके बाद जिस व्यक्ति ने हैक करके
ये बातें लिखी थी सोहन सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा वालों को नेहा सिंह राठौर से इतनी चिढ़ क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों की केवल गाना गाती है, इससे भी बीजेपी के लोगों को इतना ज्यादा दुख है कि कहीं ना कहीं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से विवादित बयान दिया गया है नेहा सिंह राठौर को लेकर। इस पर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा वालों को नेहा सिंह राठौर से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं संविधान की बात करती हूँ इसलिए, या सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करती हूँ इसलिए? बेखौफ होकर सवाल पूछती लड़की बर्दाश्त नहीं होती ना, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महायुति में सीएम पद की दावेदारी को लेकर खींचतान जारी है। बारामती में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और कई सारे नेताओं की तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार का नाम आगे किया जा रहा है। भावी मुख्यमंत्री लिखकर उनको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। ये बयान कोई और नहीं बल्कि एक एंकर राजदीप सरदेसाई की ओर से दिया गया है दोस्तों। राजदीप सरदेसाई ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं है, एक बड़े जीत की ओर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दिनों पहले वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, कई सारे कार्यक्रम करने के बाद उनको भनक लग गई है कि राज्य की जनता ने परिवर्तन करने के लिए मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का भी एक फुल प्रूफ प्लान जनता ने तैयार कर लिया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 को भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बताते हुए रविवार को कहा कि 140 करोड़ भारतीयों ने ऐसा जनादेश दिया है जो राष्ट्र निर्माताओं की कड़ी मेहनत से निर्मित दीर्घकालिक संस्थानों पर विश्वास कायम करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 साल में लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट करने, संस्थानों को ध्वस्त करने तथा हमारी प्रणालियों की अखंडता को नुकसान पहुंचाने का बड़ा प्रयास किया गया। खड़गे ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उद्घोषणा के बारे में बताया कि लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप है। यह लोगों को तय करने का अधिकार देता है कि उन पर किस प्रकार शासन किया जाए तथा वे अपने नेताओं को जवाबदेह ठहरा सके। खड़गे ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए 2024 भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, ये टिप्पणी की है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अजय माकन और अशोक गहलोत को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। इसे लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजय माकन को राजस्थान में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और अशोक गहलोत के विधायकों ने बैठक में बगावत कर दी थी, जिसे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आला कमान के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा था। बाद में हालांकि अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी थी दोस्तों, लेकिन अब दोनों नेता एक साथ हरियाणा के अंदर पार्टी के लिए काम करेंगे। एक तरीके से बैलेंस बिठाने के लिए दोनों नेताओं को आगे किया गया है। आपका क्या मानना है लिखकर अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि मोदी और शाह पर केंद्र में इतना ज्यादा दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता को आगे करने की जगह बीजेपी के लोग संजय जोशी को आगे करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के सबसे घनिष्ठ मित्रों में से एक संजय जोशी को आगे किया जा सकता है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों। मोदी शाह पहले ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सबसे सेंट्रल पावर बनकर उभर गए हैं। राजनाथ सिंह समेत कई और वरिष्ठ नेता जो पहले बीजेपी के लिए मेन चेहरे के तौर पर देखे जाते थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया गया है। नितिन गडकरी हो या फिर अन्य वरिष्ठ नेता हो दोस्तों, अब संजय जोशी को लाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी नेताओं के विकल्प पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है और एक तरीके से गुजरात के बड़े बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आला कमान की जिम्मेदारी अब मिलने जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में राहुल गांधी की टीम के द्वारा आज तक के पत्रकार रोहित शर्मा से बदसलूकी की गई, ये दावा किया गया है मीडिया में। आज तक ने भी इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूरे मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा था। कांग्रेस पार्टी ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पूरे मामले की जांच करवाई, तो इस घटनाक्रम के बारे में उनको रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने रोहित को कॉल करके डलास की घटना के बारे में निराशा व्यक्त करते हुए औपचारिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस घटना की जांच करवाएंगे और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैम पित्रोदा ने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वो पत्रकारों पर इस तरीके के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये काफी गलत हुआ है। वैसे भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान तो वैसे भी मीडिया एकदम आजाद रहती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो इंडेक्स है उसकी कितनी बुरी स्थिति है आप लोग जानते हैं। भाजपा के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग मीडिया को लेकर हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं। सैम पित्रोदा के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में विभिन्न मांगों को लेकर उचाना कला में जोरदार तरीके का आंदोलन एक बुलाया गया है दोस्तों। इसमें बड़े बड़े किसान मौजूद रहे, सबने एक साथ मिलकर किसानों की मांगों को रिपीट किया है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसानों की अपने कुछ मांगे हैं, जिसे मानने की जो बातें करेगा उसी को समर्थन किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसानों की ओर से समर्थन तो नहीं किया गया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करते हुए किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका वोट उसी के पास जाएगा जो लोग किसानों के हित की बात करेंगे। तो यह बात तो तय है कि बीजेपी के खिलाफ ही वोट पड़ेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या किसानों को लेकर कोई औपचारिक ऐलान भी करवाएगी, क्या किसान नेताओं से मुलाकात होगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सारी मांगे मानकर समर्थन की मांग करेगी। जो भी जानकारी आगे आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन किसानों ने यह आंदोलन करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया है कि किसानों की आइडेंटिटी भी काफी मजबूत है। किसानों की पहचान के नाम पर काफी लोग एकजुट होते हैं और इसीलिए किसानी हरियाणा और पंजाब में एक बड़ा मुद्दा रहता है दोस्तों। साथ साथ ऐलानाबाद से विधायक और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने दावा किया है कि प्रदेश में ना कांग्रेस की सरकार
सरकार बनेगी ना भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार तो इनेलो, बसपा और हलोपा की सरकार बनेगी। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और हरियाणा में किस तरीके के बदलाव आप लोग देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक पल पल की सारी बड़ी अपडेट इसी तरीके से पहुंचती रहे और हमारी मेहनत हमेशा सफल होती रहे दोस्तों। जय हिंद जय भारत।